हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की जो वीडियो है ये हमारी जीके जीएस की डे 13 की वीडियो है, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। गुप्त साम्राज्य बहुत ज्यादा लंबा था, बहुत ज्यादा बड़ा साम्राज्य रहा, बहुत से राजा आए और गए, ठीक है। लेकिन उनमें से जो बिल्कुल मेन पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पे करवाने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के कमेंट पे आ रहे हैं कि हम लोग पेड कोर्स करवा रहे हैं या फ्री कोर्स करवाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, पीयू अकेडमी चैनल पे आप लोगों को यूके डीएलएड का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल रहा है। किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है और हम कोई पेड कोर्स नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। और इसी में आपको रीजनिंग, जीके, जीएस सारी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसे कमेंट ना करें, और बाकी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आईडी का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, गुप्त साम्राज्य में हम जानेंगे कि इसके संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकता है कि गुप्त साम्राज्य का जो उद्भव हुआ था, ठीक है, यानी कि उसकी जो शुरुआत हुई थी, उदय हुआ था, वो कहाँ से और कब हुआ था। तो वो कब हुआ था? 3वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 3वीं शताब्दी में हुआ था, 3वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दो तरह से मिल सकते हैं आपको। जब 3वीं शताब्दी का अंत लिखा है तो 3वीं शताब्दी के अंत में या 4थी शताब्दी के शुरुआत में, इस तरह के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो अगर 3वीं शताब्दी के अंत में आपके पास ऑप्शन मिलता है तो आप उसे टिक करेंगे। लेकिन अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो आप 4थी शताब्दी के प्रारंभ में ही इसका टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 3वीं शताब्दी अगर ऑप्शन है तो आप 3वीं शताब्दी पे टिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ कहाँ था? प्रयाग के निकट कौसंबी में, ठीक है। तो इसका उदय कहाँ पे हुआ था? कौसंबी में हुआ था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इतना लंबा ऑप्शन नहीं आता है कि प्रयाग के निकट हुआ था या कहाँ हुआ था, इतना लंबा नहीं पूछेंगे, सिर्फ कौसंबी में हुआ था, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश का जो विकास शुरू हुआ था 3वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और कौसंबी में हुआ था। इस वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो गुप्त साम्राज्य था या गुप्त वंश था, इसके संस्थापक कौन रहे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की थी, ठीक है। इनका जो समय रहा वो कब तक रहा? 240 से लेके 280 ईस्वी तक, ठीक है। अब यहाँ पे ईसा पूर्व खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे जो चल रहा है वो है ईस्वी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ईस्वी में, ठीक है। 240 ईस्वी में जो गुप्त साम्राज्य है उसका उदय हुआ था, यानी कि 240 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का जो राजा था श्रीगुप्त, उसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद ये श्रीगुप्त जो था, इसने गद्दी कब तक संभाली, यानी कि ये कब तक राज करता रहा? 280 ईस्वी तक, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। क्यों ये याद रखना है? क्योंकि जैसे ही पहला राजा उतरता है दूसरा राजा गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि किस राजा का समयकाल कितना रहा, ठीक है। ये इसलिए आपको याद रखना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक राजा के बाद दूसरा राजा कौन था, दूसरे के बाद तीसरा राजा कौन था, ये याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ सन याद नहीं भी रहती है तब भी मैं कहूंगी कि आप क्रम बनाइएगा, ठीक है। और क्रम में याद कीजिएगा कि पहले श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त के बाद दूसरा राजा कौन आया, तीसरा राजा कौन आया। इस तरह से आपको एक लाइन बना के याद करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप ये देखें कि सन में मैं आपको बताऊं कि आपका अगर थ्योरिकल पेपर होता तो सन आपसे पूछी जाती, ठीक है, आपको लिख के आनी पड़ती सन। लेकिन आपका एमसीक्यू पेपर है, एमसीक्यू में सन बहुत कम पूछी जाती है। कितने क्वेश्चन आएंगे? इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले नहीं है, 2-3 क्वेश्चन आएंगे। 2-3 क्वेश्चन में आपसे सन कहाँ ही पूछेंगे, कहाँ पूछते हैं? 1 या 2 क्वेश्चन, मुश्किल से 1 क्वेश्चन पूरे पेपर में ऐसा आएगा कि आपसे सन पूछी जाएगी। लेकिन कई बार क्रम पूछ लेते हैं, जैसे ही पूछ लेंगे श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों के लिए आपको ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर सन आपके दिमाग से निकल भी जाती है तो इतना ज्यादा प्रेशर मत लीजिएगा कि आपको कुछ भी याद ना रहे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी, सन में आपको बता रही हूँ, कोशिश कीजिए कि याद रहे, ये आपके लिए अच्छा होगा। वरना आप राजाओं के नाम तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे।
अब श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देखिए श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच ने कब से कब तक राज किया, 280 में जब श्रीगुप्त ने गद्दी छोड़ी तब 280 में घटोत्कच ने गद्दी को लिया, यानी कि गद्दी पे बैठा, राजा बना वहां का, और 320 ईस्वी तक वहां पे राज किया। अब यहाँ पे अगर हम क्रम देखें तो पहले क्या क्रम आया, श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त रहा, श्रीगुप्त के बाद अगर हम देखें श्रीगुप्त के बाद कौन आया, घटोत्कच, ठीक है। इस तरह से आप एक चार्ट बना लीजिएगा जो कि आपको याद कराने में आसानी रखेगा। घटोत्कच था, ठीक है, घटोत्कच यहाँ गद्दी से उतरा, घटोत्कच के बाद कौन आया, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, कौन आया, चंद्रगुप्त प्रथम। इस तरह से अगर आप सारणी बनाएंगे, इस तरह से अगर आप चार्ट बनाएंगे तो आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। इस तरह से एक चार्ट बनाइएगा पूरे जो गुप्त साम्राज्य है उसका, और आपको आसानी होगी याद करने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घटोत्कच ने कब गद्दी छोड़ी, 320 ईस्वी में। तो जैसे ही घटोत्कच ने गद्दी छोड़ी वैसे ही कौन बैठ गया, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कब से गद्दी संभाली, 320 से। तो यहाँ पे पहला राजा कौन हुआ, श्रीगुप्त, जिसने की गुप्त साम्राज्य की या गुप्त वंश की स्थापना की। उसके बाद इसने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, घटोत्कच को। घटोत्कच ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। अब चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पे बैठा तो इसे कुछ उपाधियां दी गई, ठीक है। उस समय जो राजा होते थे उन राजाओं को कुछ उपाधियां दी जाती थी और कुछ उपाधियां वो खुद ले लेते थे, ठीक है। तो इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, उपाधि का मतलब एक तरह से क्या होता था, जैसे कि हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है, या फिर हम ये कहें हमें किसी तरह का कोई सम्मान दिया जाता है, ठीक है, तो कोई अवार्ड दिया जाता है। तो एक अवार्ड, उपाधि एक अवार्ड हो गया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को क्या अवार्ड दिया गया था, महाराजाधिराज, ठीक है। तो इसे महाराजाधिराज के नाम से भी जानते थे। गुप्त साम्राज्य में महाराजा अधिराज के नाम से किसे जाना जाता था, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। अच्छा, अब इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, साथ ही इसने क्या किया था, गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था, एक शक संवत आई थी, ठीक है, और विक्रमी संवत आई थी, हिजरी संवत आई थी। इसी तरह से यहाँ पे गुप्त संवत आई। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, 320 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई, 320 ईस्वी में, ठीक है। किसने की इसकी शुरुआत, चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तक तो आपको इतना याद नहीं करना था, सिर्फ ये है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास नाम आया घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम, इसने कुछ काम किए, ठीक है। तो हमें ये भी याद रखना है। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि क्या थी, महाराजाधिराज, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था, गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। क्या किया था, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखो, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन रहा। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, समुद्रगुप्त। कौन था, समुद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कब तक गद्दी संभाली होगी, 335 ईस्वी तक, क्योंकि समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में गद्दी धारण कर ली थी, यानी कि गद्दी पे बैठ के राजा बन गया था, ठीक है। समुद्रगुप्त को किस नाम से और जाना जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे जरूर याद कीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी भी पूछ लेते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के चारों जो श्रीगुप्त है, ठीक है, घटोत्कच है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त प्रथम है, इनके नाम आपको दे देंगे और आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन होगा उसमें समुद्रगुप्त ठीक होगा, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधि मिली थी, अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक की उपाधि मिली थी। ये एक तरह से इनके अवार्ड थे, अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक, ठीक है। लेकिन इसे एक नाम से और जाना जाता था, कविराज। कविराज के नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना जाता था। ये क्वेश्चन इतना नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है,
ठीक है, भारत का नेपोलियन, क्योंकि इतिहास में नेपोलियन बहुत ही प्रचलित है, लेकिन हमारे पास भारत का इतिहास पूछा है सिर्फ, ठीक है। यूपीडीएलएड में आपसे विश्व का इतिहास नहीं, भारत का इतिहास पूछा है, तो हम नेपोलियन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम ये पढ़ेंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने 380 ईस्वी में गद्दी धारण की थी, यानी कि जो समुद्रगुप्त था इसने 335 से लेकर 380 ईस्वी तक राज किया था, और 380 ईस्वी से कौन आया, चंद्रगुप्त द्वितीय आ गया। इसका उत्तराधिकारी कौन बना, चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमारगुप्त प्रथम। कौन बना, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम को गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोविंद गुप्त के नाम से। तो आपके पास कुमारगुप्त प्रथम लिखा है या गोविंद गुप्त लिखा है, दोनों ही एक है, ठीक है, दोनों ही राजा एक हैं। और कुमारगुप्त ने कब से अपना राजपाट संभाला, 415 ईस्वी से लेके 454 ईस्वी तक। कब तक, 415 से लेके 454 ईस्वी तक। अब यहाँ पे कुमारगुप्त ने कुछ काम भी किए। कुमारगुप्त का जो मेन काम था अपने समय का, वो क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये किसने करवाई थी, कुमारगुप्त ने करवाई थी। आपके पास क्वेश्चन आता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी, या किस गुप्त साम्राज्य के राजा ने की थी, तो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। अब चाहे आपके पास कुमारगुप्त लिखा है, चाहे कुमारगुप्त प्रथम लिखा है, ठीक है, दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे 3 नाम हो गए, किसी भी तरह एग्जाम में दिया जा सकता है, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, तीनों में से कोई भी नाम आता है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल यही सही नाम है, ठीक है। कुमारगुप्त द्वितीय दे दिया वो गलत होगा, कुमारगुप्त दिया है या कुमारगुप्त प्रथम दिया है, एक ही बात है। गोविंद गुप्त दिया है, एक ही बात है, ठीक है। और बाकी अदर ऑप्शंस में आपको सेम नाम नहीं मिलेगा, ठीक है, नाम चेंज मिलेगा। बाकी देखिए, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, स्कंदगुप्त। कौन हुआ, स्कंदगुप्त। देखिए, गुप्त साम्राज्य में सभी के पीछे, नाम के पीछे गुप्त लगा हुआ है, ठीक है। आपको बहुत ही क्लियरफुली याद करना है, बहुत ही क्लियर करके इस टॉपिक को याद करना है, क्योंकि पता चला आप सन में तो कंफ्यूज नहीं हुए, आप इतने सारे गुप्त में कंफ्यूज हो गए, और कहीं कुमारगुप्त लिखना था, स्कंदगुप्त लिख दिया, श्रीगुप्त लिख दिया, कुछ और लिख दिया, सब खत्म हो जाएगा। पेपर में एक ही नंबर है और एक एक नंबर करके हमें जोड़ना है, और सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये जो गुप्तों के नाम है सब जितने भी, चाहे वो चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, आपको ये श्रीगुप्त है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, किसी में भी कंफ्यूज नहीं होना है, सबको क्लियर से याद करना है, क्लियर कर लेना है, बिल्कुल क्लियरली। बार बार लिखेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार बोलेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। अब कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, स्कंदगुप्त था, ठीक है। स्कंदगुप्त का समय कब से कब तक रहा, 455 से लेके 467 तक, ठीक है, 467 तक। अब 455 से लेके 467 ईस्वी तक का जो समय था वो किसका था, स्कंदगुप्त का था। अब यहाँ पे आती है बात कि अंतिम गुप्त शासक कौन था। अंतिम गुप्त शासक यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो अंत हुआ था वो किस शासक के द्वारा हुआ था, तो वो कौन था, विष्णुगुप्त। कौन था, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया था, गुप्त साम्राज्य का कोई भी राजा नहीं था, ठीक है। तो विष्णुगुप्त कौन था, विष्णुगुप्त वो व्यक्ति था, वो राजा था जिसने गुप्त साम्राज्य को खत्म कर दिया, यानी कि गुप्त साम्राज्य का एक अंतिम राजा था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसने खत्म किया है, ऐसा नहीं सोचना है कि उसने खत्म किया है, ऐसा नहीं है, बस इतना है कि ये अंतिम राजा रहा। कौन रहा अंतिम राजा, ठीक है, कौन रहा अंतिम राजा, आपके पास क्वेश्चन आएगा तो विष्णुगुप्त, ठीक है। यहाँ पे विष्णु शर्मा के बारे में भी दिया गया है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, विष्णुगुप्त राजा था, विष्णु शर्मा लेखक था, ठीक है। अभी आएंगे विष्णु शर्मा में भी। नेक्स्ट देखिए, गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है, दिनार कहा गया है। आपके पास क्वेश्चन आता है कि अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है, तो दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है, दिनार कहा गया है। और चांदी के सिक्कों की भी बात की गई है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम देखें तो गुप्त काल में चांदी के जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा गया है, रुपया का कहा गया है। क्या कहा गया है, रुपया का कहा गया है।
दोनों को याद रखेंगे, सोने के सिक्कों को दिनार और चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुप्त राजाओं की जो शासकीय भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था शासकीय भाषा कौन सी होती है, राजकीय भाषा या शासकीय भाषा वो होती है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट अपना काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे राजाओं का राज था, तो राजा अपना जो भी काम था, ठीक है, चाहे उसने अभिलेख बनवाए, चाहे उसने कोई ऑफिशियल लेटर निकाला, कोई भी पत्र लिखा, ठीक है, किसी भी राजा को कोई आदेश दिया, कुछ भी दिया, तो वो सब काम किस में होते थे, संस्कृत भाषा में होते थे। किस भाषा में होते थे, संस्कृत भाषा में होते थे। कब होते थे, गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, एक तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, दूसरा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। सीधे सीधे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन है आपके पास। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। ठीक है, दोनों ही चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है, गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पंचतंत्र के बारे में शायद ही कोई होगा जिसने नहीं पढ़ा है या नहीं सुना है। तो इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा किस समय के लेखक थे, गुप्त काल के समय में थे। कब थे, गुप्त काल के समय में थे। इन्होंने पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा। अच्छा, पंचतंत्र है किस चीज से संबंधित, पंचतंत्र जो गुप्त काल के राजा थे उनके बेटों को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। किस तरह की शिक्षा, ज्ञान देने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरी जो कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां आप लोगों ने पढ़ी होगी। पंचतंत्र पूरी तरह से एक तरह से एनिमल्स पे है। ठीक है, पूरी तरह से सारे जंगली जानवरों पे, शेर, लोमड़ी, खरगोश, इन लोगों की कहानियां हैं इसमें। ठीक है, क्यों है ये कहानी, क्योंकि ये बहुत मनोरंजक होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों को सीख भी मिलती है और बच्चे इसे पढ़ने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हर कहानी एक शिक्षा देती थी। ठीक है, जिससे क्या है, जो राजा था उसके बेटे को शिक्षा मिलती थी। ठीक है, तो विष्णु शर्मा ने एक उपाय निकाला था कि अगर मुझे शिक्षा देनी है तो वो किस तरह से दूं मैं, कि वो मनोरंजक भी हो, भाई सामने वाला बोर भी ना हो और मैं अच्छे से उसे ट्रेन भी कर पाऊं। तो यहाँ पे उसने जो शास्त्रीय ज्ञान दिया था वो किस तरह से दिया था, पंचतंत्र के माध्यम से। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है, पंचतंत्र 5 तंत्रों के माध्यम से। 5 जो भाग थे कौन कौन से थे, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षा कारित्व। ठीक है, 5 नाम है ये। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नाम तो शायद ही आपसे पूछेंगे, ये नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बाकी यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में जो 2 मेन पॉइंट आपके हैं, भारत का नेपोलियन और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अलग से हाईलाइट करके लिखिएगा, ये इन सारे पॉइंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये है। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।